साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव हम सब की मनोकामना पूरी करें, यही मैं प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में जुडिशरी की बात करूंगा। दोस्तों, जुडिशरी में भी दो तरह के मामले। एक मामला ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट के जज ने बागी तेवर अपना लिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के जज ने बागी तेवर। अब उन्होंने क्या किया है आप जानकर अचरज से भर जाएंगे। दोस्तों, जुडिशरी में इस तरह की चीजें होती नहीं है और तब जाकर के जुडिशरी की कमियां जो है ना वो सामने आने लगती है। और दूसरी चीज, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजों के खिलाफ हजारों शिकायतें आई हैं, हजारों शिकायतें। और ये जो पूरा कच्चा चिट्ठा है ना, पोल पट्टी, ये खुद मोदी सरकार ने खोल दी है। अब इन शिकायतों का हुआ क्या, कैसे निपटारा हुआ, जजों के खिलाफ क्या हुआ, आज यही जानकारी आपको देना चाहता हूं। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा। दोस्तों, जुडिशरी के बारे में सुन करके आप चौंक जाएंगे, क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का कमेंट तो चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो हर हर महादेव यही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप कमेंट करते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है। मैं बार बार कहता हूं, लाइक करते हैं। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ही दोस्तों ये जो गीत हमने तैयार किया ना, शंकर संकट काट रहे, देखिएगा, आज तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। मेरी ही आवाज में है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, इसके शूट में हमने काफी मेहनत की। बताइएगा आपको कैसा लगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़िए आप, हौसला तोड़ने वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना। मैं पहले बहुत ही लेमैन की भाषा में आपको बता देता हूं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और यह बेल याचिका थी, जमानत याचिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रद्द नहीं किया बल्कि ऐसी बात कह दी जो हाई कोर्ट के जज को बुरा लग गया। अब उनके पास फिर से बेल याचिका आई। अब उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारा मनोबल तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब यह मेन कहानी, अब आप एक एक करके समझिए क्या चीज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस पंकज भाटिया। उनके पास एक एप्लीकेशन आया, जमानत याचिका का मामला था। उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा कि देखिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं किया, अब से आप हमें जमानत याचिका की कोई याचिका न दें, आप अपने बेल रोस्टर में हमको शामिल ना करें भविष्य में। यह बात आप समझिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 9 फरवरी को जज साहब के दिए गए फैसले को खारिज कर दिया था। उसी की चर्चा करते हुए, शुक्रवार की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, और चर्चा करना बड़ा जरूरी है। जब जस्टिस पंकज भाटिया के पास इस तरह का केस आया तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हतोत्साहित करने वाली और दुष्प्रभाव डालने वाली थी, इसलिए हम कोई भी जमानत अर्जी नहीं सुनेंगे। और तब जाकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र लिखा। अच्छा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वो क्या कहते हैं। जस्टिस पंकज भाटिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वो कहते हैं कि भाई, जितने भी जजेस होते हैं ना, जो भी जज होता है, कोई फैसला देता है जमानत याचिका, तो कभी ना कभी उसकी याचिका ऊपरी कोर्ट में बदलती ही है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, उसने कोई याचिका दी या याचिका खारिज कर दी, तो उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कभी ना कभी, वो कहते कभी ना कभी, किसी ना किसी केस में रद्द तो कर दी जाती है, खारिज तो की जाती है। ऐसा होता है, ये सामान्य है। लेकिन मेरे केस में, मतलब जस्टिस पंकज भाटिया के केस में,
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उनका मनोबल गिराने वाली और डराने वाली हैं। आखिर जस्टिस पंकज भाटिया ने क्या किया था, ये जानना चाहिए। ये मामला दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 का है। एक जमानत का मामला था, दहेज हत्या का मामला था। इस मामले में क्या हुआ था, एक महिला की मौत गला घोंटने से हो गई थी। जो वादी है चेतराम वर्मा, इसने इस आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में पाया कि जमानत आदेश का कारण केवल यह बताया गया कि 27 जुलाई 2025 से जो दूसरा पक्ष है वो जेल में था, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज कौन से थे, मैं जरा नाम भी बताना चाहता हूं। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस KV विश्वनाथन। उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया, सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की वो भी आपको जानना चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस KV विश्वनाथन, सुनिए क्या कहा है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। हम इस ऑर्डर को सीधे पढ़ने पर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। दहेज हत्या जैसे बहुत गंभीर अपराध में जमानत देने के लिए आरोपी के पक्ष में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में हाई कोर्ट को क्या दिक्कत थी। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बस बचाव पक्ष के वकील की बात रिकॉर्ड की और उसके बाद यह देखा कि जो आरोपी है वो 27 जुलाई से जेल में था, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और वो जमानत का हकदार है, इसलिए जमानत दे दी गई। मतलब ये मामला है, हाई कोर्ट के जज ने, जो जस्टिस पंकज भाटिया की बात कह रहा हूं, जब ये मामला आया दहेज हत्या का, तो देखा जिस पे आरोप है वो उस समय जेल में था, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए उसको जमानत दे दी। ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गंभीर टिप्पणी की। उसी से पंकज भाटिया निराश हो गए और उन्होंने कहा कि अब हमको ऐसा कोई मामला न दिया जाए। ये पूरा बागी तेवर है दोस्तों, ये जुडिशरी के भीतर की जो कमियां है ना उसको उजागर करती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, कि इस तरह की कोई कहानी होती है ना तो उसका कोई सॉल्यूशन दिखता भी नहीं है। आप याद कीजिए ना, यशवंत वर्मा जस्टिस, भाई नोटों की गड्डियां भी मिली ना, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं। अब वो कब होगा नहीं होगा ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे कितने मामले हैं दोस्तों। और जब मैं देखा ये जस्टिस पारदीवाला हैं तो मुझे एकदम से एक केस याद आ गया। आपको याद है ना, एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट की का ही बात है ये, एक जज के खिलाफ, एक जस्टिस के खिलाफ जस्टिस पारदीवाला ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। उनकी अगुवाई में बेंच थी। उन्होंने यह आदेश दिया था कि इस जज को अब से कोई भी क्रिमिनल केस ना दिया जाए। जैसे ही हाई कोर्ट के लोगों ने देखा, 13 जजों ने दोस्तों एकदम से बागी तेवर अपना लिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ। हाई कोर्ट के 13 जजों ने चीफ जस्टिस को जाकर कहा, प्रयागराज हाई कोर्ट की बात बता रहा हूं, कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मत मानिए, ये गलत है। ये तो गनीमत है दोस्तों कि उसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि इस जज को क्रिमिनल मामले की सुनवाई से दूर कर दिया जाए। ये हुआ है दोस्तों, ये बात याद रखिए। यानी जुडिशरी में चल क्या रहा है। और जस्टिस JB पारदीवाला के बारे में आप तब भी जानते होंगे, तब भी 2 जजों की खंडपीठ थी दोस्तों, याद है ना, तमिलनाडु की याचिका जिसमें संविधान ही बदलने का आरोप लगा था कि जो संविधान में नहीं लिखा है वो फैसला दिया गया। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दिया गया। संविधान में कहीं चर्चा नहीं है कि 3 महीने के भीतर आपको साइन करना है राज्यपाल या राष्ट्रपति को। वो फैसला सुनाया गया था, आप भूले तो नहीं। तो ये सारे मामले हैं दोस्तों। मैं जस्टिस पंकज भाटिया का जो न्यायिक सफर है मैं वो देख रहा था। मैं बताऊं, 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली इन्होंने।
इसके बाद 20 नवंबर 2020 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे इलाहाबाद में पदस्थ हैं और एटा जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश भी रह चुके हैं। यानी हाई कोर्ट के जज सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बागी तेवर अपना रहे हैं। एक दूसरा मामला है दोस्तों, और यह मामला आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं एक आंकड़ा अभी आया है, भारत सरकार का आंकड़ा है, पिछले 10 सालों में भारतीय जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें दर्ज हुई हैं। यह बेहद चौंकाने वाला मामला है दोस्तों। और यह जानकारी कहीं इधर उधर से नहीं, लोकसभा में सरकार ने भारतीय जजों के खिलाफ जो शिकायतें मिली है ना, उसका पूरा ब्यौरा दे दिया है। क्यों दिया है यह भी समझिए। डीएमके के एक सांसद हैं दोस्तों, माथेश्वरन वीएस। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन दुराचार या अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायतों का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड या डेटाबेस मौजूद है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें की जाती है। तब जाकर भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बताया कि उच्च न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों को न्यायपालिका के इन हाउस मैकेनिज्म के तहत रखा जाता है, और उसी में ये बातें आई दोस्तों। पिछले 10 साल में कितनी शिकायतें आई हैं, जरा नंबर भी आप देख सकते हैं, आप बड़े आराम से देख लीजिए। जैसे 2016 में 72, 2017 में 682, 2018 में, ये तमाम शिकायतें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आप देखिए 10 साल में 8,630, इसमें सबसे अधिक शिकायतें 2019 में 1,037, 2022 में 1,012, 2024 में 1,170, 2025 में 1,102। यानी अगर कुल मिलाकर के देखें तो 2 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रहे खन्ना, उनके कार्यकाल में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। 2024 में 1,170 और 2025 में 1,102। और उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पहले में थे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और दूसरे में थे संजीव खन्ना। अच्छा, जो सांसद महोदय हैं उन्होंने ये भी पूछा, क्या सरकार के पास जजों के खिलाफ शिकायतें इकट्ठा करने के लिए सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा कोई और मैकेनिज्म है क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायत कोर्ट के इन हाउस प्रोसीजर के जरिए लेते हैं और वही सक्षम है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से शिकायतें, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतें लेने के लिए सक्षम है, वहीं देखा जाता है। अब यह सवाल पूछा गया कि इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की, कोई जवाब ही नहीं मिला। अब सरकार जवाब क्या देगी? अरे भाई, कोर्ट ने ही तय कर दिया कि किसी जज के खिलाफ FIR भी नहीं हो सकती बिना उनकी इजाजत के। यह सरकार ने तय नहीं किया, यही तो कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम बना के रख दिया जिसको मोदी सरकार को भी दूर करने में बहुत समय लग रहा है। यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं ना कितनी सारी चीजें हैं भाई। जुडिशरी में जजों की बहाली एक व्यवस्था के तहत हो। आपको ध्यान है ना, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो बनाया गया था, क्या हुआ? खारिज कर दिया। और ये कांग्रेसी गदगद होने लगे बाद में कि जजों को तो जज ही नियुक्त करेंगे। बाद में जब भारी पड़ता है तब वो बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप याद रखिए, इससे पहले भी ये सवाल उठा था कि जजों की अकाउंटेबिलिटी को कैसे तय किया जाए। और आप आश्चर्य करेंगे, कांग्रेस के समय में ही एक बिल आया था दोस्तों जिसका नाम था जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। यह मार्च 2012 में लोकसभा में पारित किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह निरस्त हो गया।
तो दोस्तों मैं तो एक चीज जरूर जानता हूं, समय रहते देखिए जुडिशरी पर कोई बंधन कोई कर नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। भाई संविधान ने उसकी सुरक्षा दी है, आप जुडिशरी को कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर वहां कर लिए तो इंदिरा गांधी वाला सिस्टम आ जाएगा, वो तो करना नहीं है। कोई हमको आपातकाल तो करना नहीं है। लोकतंत्र सुरक्षित होना चाहिए हर हाल में, लेकिन जजों की अकाउंटेबिलिटी ये भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फिर इस तरह के मामले जहां हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट से टकरा जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? आखिर कौन आए बीच में? भाई सरकार लड़ती है, सरकार में केंद्र सरकार में 2 मंत्रालय लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार लड़ती है चले आते हैं जुडिशरी में। लेकिन जुडिशरी के बीच अगर इस तरह की घटनाएं हो तो उसे कौन संभाले? कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों कि इस दिशा में जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कोई ना कोई समाधान तो जरूर निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें अच्छी होंगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आज तो महाशिवरात्रि है, तो जरूर एक कमेंट हर हर महादेव लिखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बाकी गीत मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।